नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल आईएएस पॉइंट के यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल जो है हम लोग अपवाह तंत्र के बारे में पढ़ रहे थे। नदियां कौन सी नदियां कैसी नदियां होती हैं, इन सब के बारे में पढ़े। हिमालयी नदियां कौन, मतलब इन सब के बारे में पढ़े हैं। तो आज जो है हम लोग बताया था ना, नदियाँ दो प्रकार की होती है, एक प्रायद्वीपीय नदियाँ, एक हिमालयी नदियाँ। तो आज जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? हिमालयी नदियों के बारे में पढ़ने वाले। ठीक है, तो आज जो है हिमालय की नदियाँ जो है, हिमालय वाली, उन सब की, हिमालय की नदियों के बारे में पढ़ने वाले थे। चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। और वीडियो को आप लोग अंत तक देखना, और जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। इस वीडियो में मैं आपको नोट्स कैसे बनाना है ये भी बताने वाला हूँ, कौन से पॉइंट आपको नोट्स में नोट करने आए, क्वेश्चन किस तरह से परीक्षाओं में आएंगे ये भी मैं बताऊँगा। तो वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। और जिन लोगों ने जो है अभी तक पिछला वीडियो नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप पिछला वीडियो देख सकते हो। ठीक है, चलिए आज बिना देर किए हुए अब हम लोग आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज जो है हम लोग बेसिकली पढ़ने वाले हैं दोस्तों, हम लोग पढ़ने वाले हैं आज हिमालयी नदियों के बारे में। ठीक है, तो हिमालयी नदियों के बारे में क्या दिया हुआ है यहाँ पे? सिंधु, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियां हैं। तो ये जो है नोट कर लीजिए, आप नोट्स में नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये मोस्ट है कि हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियों में से कोई भी एक नदी का नाम दे देगा आपको। तो ऐसे प्रश्न पूछ लेगा कि सिंधु, मतलब ऑप्शन दे देगा इनमें से कोई भी एक नदी उठा के, और जो है पूछ लेगा कि हिमालय की प्रमुख नदियां कौन सी हैं। तो आप पढ़े रहोगे तो आसानी से लगा लोगे। ठीक है, ये नदियां लंबी हैं तथा इनके महत्वपूर्ण एवं अनेक बड़ी सहायक नदियां आकर इनमें मिलती, मतलब कि इस नदियों में जो है बहुत सी सहायक नदियां जो है आकर मिलती हैं। जैसे गंगा में गोमती मिलती है, और बहुत सारी नदियां जो हैं आकर इस नदी में, गंगा नदी में आकर मिलती हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है सारी नदियों में, ब्रह्मपुत्र हो गई, सिंधु हो गई, इन सब में जो है बहुत सी नदियां आकर जो है मिलती हैं। किसी नदी तथा उसकी सहायक नदियों को नदी तंत्र कहा जाता है। मतलब कोई नदी है और उसकी सहायक नदियां जो ऐसे ऐसे आती हैं, तो इन नदियों को जो है क्या कहा जाता है? नदी को जो है सहायक तंत्र कहा जाता है। इन नदियों को जो है नदी तंत्र कहा जाता है। जो सहायक नदियां होती हैं उनको जो है नदी तंत्र कहा जाता है। तो ये नोट कर लीजिए आप नोट्स में, नदी तंत्र किसे कहा जाता है? तो जो सहायक नदियां नदियों में आकर मिलती हैं, बड़ी नदियों में, मुख्य नदियों में, उसको जो है नदी तंत्र कहा जाता है। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है सिंधु नदी के बारे में। किसके बारे में दिया हुआ है? सिंधु नदी तंत्र के बारे में दिया हुआ है। तो अब ये जो इम्पोर्टेंट है, सिंधु नदी तंत्र, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इससे परीक्षाओं में बहुत बार प्रश्न बने हुए हैं। ठीक है, तो इसको चलिए हम लोग अच्छे से पढ़ते हैं। सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर झील के निकट तिब्बत में है। मतलब कि अब सबसे पहले तो ये जान लीजिए सिंधु नदी का उद्गम कहाँ हुआ है। तो सिंधु नदी का उद्गम जो है मानसरोवर झील के निकट तिब्बत में हुआ है। तिब्बत से सिंधु नदी निकलती है मानसरोवर झील से। किससे? मानसरोवर झील से तिब्बत के निकट से निकलती है। पश्चिम की ओर बहने वाली यह नदी भारत में जम्मू, मतलब कि यह नदी जो है भारत में जम्मू कश्मीर देखते हैं, और कहाँ भी ये देख सकते हैं हम लोग, डायग्राम एक टाइप का हम लोगों का दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग इसको एक बार आसानी से देख लेते हैं ताकि हम लोगों को जो है समझ में आ जाए। तो ये देख ले सकते हैं कि एक विशाल नदियों का तंत्र है भारत देश में। जैसे कि ये देख सकते हैं, ये अभी सिंधु नदी के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं ना। ये देखिए सिंधु नदी कहाँ से निकली हुई है? तिब्बत से निकली हुई है। ठीक है, जो है सिंधु नदी तिब्बत से निकली हुई है। और ये देखिए सिंधु नदी में बहुत सारी नदियाँ आकर मिलती है। सिंधु नदी ऐसे आई हुई ना, इन नदियों में देखिए सकते हैं झेलम आके मिली, रावी मिली है, सतलज मिली है, चिनाब मिली है। इसी को जो है हम लोग जो है क्या कहते हैं? नदी तंत्र कहा जाता है। इसको ही नदी तंत्र कहते हैं हम लोग। ठीक है, इसी को जो है नदी तंत्र कहा जाता है। तो ये आप जान लीजिए कि ये जो पॉइंट है इसको ही हम लोग नदी तंत्र कहते हैं, है ना। जैसे कि अब देख सकते हैं हम लोग गंगा में यमुना और शारदा, घाघरा, ये सब देखिए सोन नदी, और ऐसे ऐसे देखिए बहुत सारी नदियाँ आकर मिली हुई हैं। तो ऐसे ही मिलती हैं, इसी को नदी तंत्र कहा जाता है ना। अब यहाँ पे देख सकते हैं कृष्णा नदी है और गोदावरी नदी है। तो इस तरह से बहुत सारी नदियाँ हैं। ठीक है, तो जो इसी तरह से एक नदी तंत्र होता है। तो जम्मू कश्मीर देखिए, सिंधु नदी जो है कश्मीर के लद्दाख जिले
में प्रवेश करती है, मतलब कि जो वहाँ से निकलती है, कहाँ से निकलती है, तिब्बत से निकलती है, मानसरोवर झील से, और जम्मू कश्मीर के लद्दाख जिले में प्रवेश करती है कश्मीर में। और इस भाग में यह एक बहुत ही सुंदर जो है दर्शनीय गार्ग कल मैं बताया था कि गार्ज क्या है, तो गार्ज का निर्माण करती है। जो सिंधु नदी है वह कश्मीर के लद्दाख जिले में जब प्रवेश, वैसे तो लद्दाख अब एक खुद जिला नहीं रह गया कश्मीर का, अब तो लद्दाख जो है खुद एक वो बन गया है। 370 हट जाने के बाद जो है लद्दाख खुद का एक केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। तो लद्दाख की राजधानी क्या है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि लद्दाख की जो है प्रशासनिक राजधानी क्या है ना। निर्माण करती है। इस क्षेत्र में बहुत सी सहायक नदियाँ जैसे जास्कर, नबूरा, श्योक, हुंजा इस नदी में मिलती हैं। अब जैसे कि सिंधु जो है ये जो है गार्जिकन, जास्कर, श्योक, हुंजा नदी इस नदी में मिलती हैं। सिंधु नदी बलूचिस्तान और गिलगित से बहते हुए अटक के पर्वतीय क्षेत्र से बाहर निकलती है जो है, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, सिंधु नदी जो है वह कहाँ से निकलती है, सिंधु नदी जो है बलूचिस्तान तथा गिलगिस्तान से बहते हुए अटक में प्रवेश क्षेत्र से बाहर निकलती है। सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब तथा झेलम आपस में मिलकर पाकिस्तान के मिठानकोट के पास सिंधु नदी में मिल जाती हैं। ये चीज़ आप याद रखिए, सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब तथा झेलम जो है आपस में मिल जाती हैं पहले, उसके बाद पाकिस्तान के मिठानकोट के पास यह जो है नदी सिंधु नदी में मिल जाती है। मतलब कि ये नदियाँ पहले आपस में मिलती हैं, फिर जाके पठानकोट मतलब मिठानकोट, पठानकोट नहीं, मिठानकोट में पाकिस्तान में एक स्थान का नाम जो है जिसका नाम मिठानकोट है। तो मिठानकोट में जो है मिठानकोट पास सिंधु नदी में मिल जाती हैं। इसके बाद यह नदी दक्षिण की तरफ बहती है तथा अंत में कराची में के पूर्व की ओर अरब सागर में मिल जाती है। मतलब कि यह नदी जो है कराची, जैसे देखिए यहाँ मिठानकोट में मिल जाती है, इसके बाद यह नदी जब ये सिंधु मतलब रावी, सतलज, चिनाब, झेलम आपस में जब मिल जाती है सिंधु नदी में, इसके बाद यह नदी दक्षिण की तरफ बहती है। कौन नदी, सिंधु नदी। सिंधु नदी जो है दक्षिण की तरफ बहती है तथा अंत में कराची से पूर्व की ओर, मतलब कराची से पूर्व की ओर अरब सागर में मिल जाती है, ठीक है। कराची से पूर्व की ओर अरब सागर में मिल जाती है। किंतु यहाँ पे देखिए सिंधु नदी के मैदान की ढाल धीमी है, मतलब सिंधु नदी की जो मैदान की ढाल है वह धीमी है, और सिंधु नदी की 1/3 से अधिक भाग जो है भारत के जम्मू कश्मीर, हिमाचल तथा पंजाब, मतलब कि जो सिंधु नदी का 1/3 जो है, सिंधु नदी का 1/3 से कुछ अधिक भाग जो है जम्मू कश्मीर, हिमाचल तथा पंजाब तथा शेष भाग पाकिस्तान स्थित 2900 किमी लंबी सिंधु नदी विश्व की लंबी नदियों में से एक है। मतलब कि जो सिंधु की लंबाई है वो कितनी है, तो ये यहाँ पे दिया हुआ है 2900 किमी लंबी है सिंधु नदी जो है, 2900 किमी लंबी है, जो कि भारत और पाकिस्तान दोनों में है, ठीक है। तो सिंधु नदी जो है कितना है, 2900 किलोमीटर लंबी है सिंधु की लंबाई, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए आपको ये इंपॉर्टेंट चीज़ें दी हुई है। सिंधु जल समझौता सिंध के अनुच्छेदों 1960 के अनुसार भारत इस नदी प्रक्रम के संपूर्ण जल का केवल 20% उपयोग कर सकता है। मतलब कि इस जल जो सिंधु नदी है, इस जल का प्रयोग जो है भारत मतलब कि 20% ही सिंधु नदी जल का प्रयोग कर सकता है। कौन कर सकता है, भारत कर सकता है। ये एक समझौता हुआ है भारत और पाकिस्तान के बीच में कि सिंधु नदी का 20% जल ही भारत प्रयोग कर सकता है। हालांकि 20% वो भी पाता नहीं भारत, वो भी पाकिस्तान में बह के चला जाता है। पर उस 20% में अभी जब मतलब वो हुआ था, पानी रोकने का लिया गया फैसला ना सिंधु नदी का, तो वहाँ पे 20% पानी अब शायद वापस मतलब अपने देश में यूज होता है। पहले 20% भी वो भी नहीं यूज हो पाता, पर अब होता है।
इस जल का उपयोग हम हरियाणा, पंजाब, राजस्थान के दक्षिण पश्चिम भागों की सिंचाई के लिए करते हैं। अब होने लगा है, पर पहले नहीं हो पाता था, क्योंकि जो मतलब ऐसे अब आप ही एक डायग्राम के रूप में मैं आपको समझाता हूँ। चलिए देख लेते हैं आज। जैसे कि ये मान लो है सिंधु नदी, यही सिंधु नदी है, और ये मान लो आप पाकिस्तान है ना, ये पाकिस्तान है, और ये इंडिया है अपना मान लो, और ये सिंधु नदी है। अब जो है इन दोनों के बीच क्या हुआ, समझौता हो गया इन दोनों के बीच में, कि अब 20% जल जो है ये इंडिया वाले लेंगे, बाकी जो 80% जल है सिंधु नदी का वो कौन लेगा, पाकिस्तान लेगा। सिंधु नदी का 80% जल जो है पाकिस्तान लेगा। तो अब 20%, अब इस नदी में से 20% पानी कैसे निकालेगा इंडिया। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही हुई ना कि 20% पानी निकालेगा कैसे इंडिया। अब तो मतलब कि नदी होती है इतनी भयावह, उसकी बहाव होती है, सारा पानी बह के पाकिस्तान में चला। पर क्या हुआ कि जब भारत के प्रधानमंत्री ने अब जब अपने वो मारे गए थे 40-45 सेना के जवान जब शहीद हुए थे अपने पाकिस्तान बालाकोट में, तो उसके बाद जो है यह फैसला लिया गया कि सिंधु का जो 20% पानी है वो अब इंडिया अपना लेकर रहेगा, वो नहीं छोड़ने वाला है। तो उसके बाद यही हुआ, ठीक है। अब चलिए हम देख लेते हैं गंगा नदी तंत्र के बारे में। किसके बारे में, गंगा नदी तंत्र के बारे में। गंगा की धारा भागीरथी, गंगोत्री, हिमानी से निकलती है। मतलब गंगा की जो धारा है वो कहाँ से निकलती है, तो वो हिमानी से निकलती है, ठीक है। तो आप इसको जैसे एक नोट डाउन कर लीजिए, गंगा नदी नाम की हेडिंग डाल लीजिए, उसमें एक पॉइंट बनाइए कि गंगा की मुख्य धारा जो है भागीरथी, गंगोत्री, हिमानी से निकलती है। यह अलकनंदा उत्तराखंड के देवप्रयाग में, अलकनंदा उत्तराखंड के देवप्रयाग में, ठीक है, यही है देवप्रयाग, याद रखिए। चित्र आप एक देख लेंगे यहाँ पे। एनसीईआरटी पढ़ने का सबसे ज़्यादा फायदा यही रहता है कि एक चीज़ मतलब इतनी आसान शब्दों में दी रहती हैं, हर कोई व्यक्ति उसको आसानी से समझ सकता है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, एनसीईआरटी पढ़ने का ये बहुत बड़ा फायदा है, ठीक है। तो किसी दिन मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो आपको स्पेशल बनवा दूं कि एनसीईआरटी क्यों जरूरी है हमारे लिए। इस पर मैं कोशिश करूंगा कि ज्योति मैम से बोल के एक वीडियो आप लोगों के लिए स्पेशली बनवा दूं। अगर चाहिए आप लोगों को वीडियो तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि हाँ चाहिए इस पे वीडियो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दिया है, यहाँ पे था कि अलकनंदा उत्तराखंड के देवप्रयाग में इससे मिलती है, ठीक है, जो है गंगा नदी इससे मिलती है। हरिद्वार के पास, यहाँ पे देखिए, हरिद्वार के पास गंगा नदी जो है पर्वतीय भाग को छोड़कर मैदानी भाग में प्रवेश करती है। किस में प्रवेश करती है, हरिद्वार के पास गंगा नदी जो है पर्वतीय भाग को छोड़कर मैदानी भाग में प्रवेश करती है। ये याद रखिएगा कि हरिद्वार के पास जो है गंगा नदी मैदानी भागों में बहती है ना, उत्तर प्रदेश वगैरह में बहती है, तो वो जो है पर्वतीय भाग को छोड़कर जो है मैदानी भाग में कहाँ से शुरू करती है, तो हरिद्वार के बाद से। हिमालय से निकलने वाली बहुत सी नदियां आकर गंगा में मिलती, मतलब कि हिमालय से जो है बहुत सारी नदियां हिमालय निकलती जो वो भी आकर गंगा में मिलती हैं। इससे कुछ प्रमुख नदी जैसे यमुना, घाघरा, गंडक तथा कोसी, ये जो है जैसे कि घाघरा नदी कहाँ से निकलती, हिमालय से निकलती, गंडक, कोसी, यमुना नदी जो है, यमुना नदी हिमालय के यमुनोत्री हिमानी से निकलती है। यमुना नदी जो है हिमालय के यमुनोत्री हिमानी से निकलती है, और गंगा नदी गंगोत्री हिमानी से निकलती है, ठीक है। यह गंगा के दाहिने किनारे से जो है, गंगा के दाहिने किनारे से समानांतर बहती है। जो है यमुना नदी जो है गंगा नदी के दाहिने किनारे से इसके समांतर बहती हैं, और यह इलाहाबाद में गंगा में मिल जाती हैं, और जिसको संगम कहा जाता है। संगम सुने होगे नाम ना, कुंभ मेले में बहुत नहाने गए होगे आप लोग, तो संगम बहुत सारे लोग गए होंगे ना कुंभ मेले में नहाने। कौन कौन गया है संगम में, इलाहाबाद में नहाया है, बताना तो। संगम में कौन कौन स्नान किया हुआ है इलाहाबाद के। यह गंगा के दाहिनी ओर किनारे समांतर बहती है, और इलाहाबाद में गंगा में जो है मिल जाती हैं। घाघरा, गंडक तथा कोसी नेपाल हिमालय से निकलती हैं। जो घाघरा नदी है और घाघरा, गंडक तथा कोसी नदी जो है नेपाल के हिमालय से निकलती है। इसके कारण प्रत्येक वर्ष उत्तरी मैदान के कुछ हिस्सों में बाढ़ भी आती है।
ठीक है। घाघरा, गंडक, कोसी नेपाल हिमालय से निकलती है। इसके कारण कुछ वर्ष उत्तरी मैदान के कई हिस्सों में बाढ़ भी आई। इससे बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान हुआ। लेकिन ये नदियां जो मिट्टी उपजाऊ प्रदान करती है वह कृषि योग्य भूमि बना देती, मतलब कि जहाँ पे बाढ़ आती है वहाँ पे जो है कृषि योग्य भूमि एक बना देती हैं। तो ये जरूर अच्छी चीज है। प्रायद्वीपीय उच्च भूमि से आने वाली प्रमुख सहायक नदियां चंबल, बेतवा, सोन ये जो है अर्ध शुष्क क्षेत्रों से निकलती हैं। प्रायद्वीपीय उच्च भूमि में आने वाली मुख्य सहायक नदियां जो हैं बेतवा तथा सोन ये अर्ध शुष्क क्षेत्रों से निकलती हैं और इसकी लंबाई कम तथा इसमें पानी की मात्रा से कम होती है। अर्थात जो है कि ये नदियां कैसे कहाँ गंगा पे मिलती हैं ये आपको कमेंट में बताने हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम देखते हैं बाएं तथा दाहिने किनारे की सहायक नदियों के जल से पूर्ण होकर गंगा पूर्व हिस्से में पश्चिम बंगाल के फरक्का तक बहती है। जो बाएं और दाहिने किनारे में है, दाहिने किनारे में जो सहायक नदियों का जल परिपूर्ण होकर गंगा के पूर्व दिशा के पश्चिम बंगाल के फरक्का तक बहती है। यह गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु है, मतलब कि यह गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु है। यहाँ नदी के दो भागों में बांटा गया है, मतलब कि यहाँ नदी को दो भागों में बांटा गया है। भागीरथी, हुगली जो है ये किस दो भागों में जो बांटा गया है वो उसमें से एक भागीरथी है और एक हुगली है। जो है किसको बांटा गया दो भागों में? गंगा नदी जो है उत्तरी बिंदु में यहाँ नदी दो भागों में बंट जाती है। एक इसको हुगली कहा जाता है और एक भागीरथी कहा जाता है। दक्षिण की तरफ बहती है तथा डेल्टा के मैदानों से होते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। मतलब कि जब भागीरथी और हुगली हो जाती है उसके बाद ये दोनों जो है डेल्टा के मैदानों होते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती हैं। कौन नदी? गंगा नदी। मुख्य धारा दक्षिण की ओर बहती है हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है, मतलब कि जो गंगा नदी है बांग्लादेश में प्रवेश करती है एवं ब्रह्मपुत्र नदी इससे आकर मिल जाती है। किससे? गंगा नदी से। गंगा नदी से आकर ब्रह्मपुत्र भी आकर इसी में मिल जाती है और अंतिम चरण में गंगा ब्रह्मपुत्र समुद्र में विलीन हो जाती है। जो दोनों नदियां हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र अंततः आके ये दोनों समुद्र में विलीन हो जाती हैं। जो है समुद्र में विलीन हो जाती हैं, पर विलीन होने से पहले मेघना के नाम से जानी जाती हैं। तो ये याद रखिए, जब गंगा और ब्रह्मपुत्र समुद्र में विलीन होने से पहले जो है वहां पे मेघना के नाम से जानी जाती हैं। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र का जल वाली यह बृहत नदी, मतलब कि गंगा और एवं ब्रह्मपुत्र जब मिल जाती हैं तो यह बृहत नदी जो है बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है और इन नदियों द्वारा बनाए गए डेल्टा को सुंदरबन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। सुंदरबन डेल्टा जो है बहुत बड़ा डेल्टा है। ठीक है। सुंदरबन डेल्टा जो है और सुंदरबन डेल्टा का निर्माण जो है गंगा और ब्रह्मपुत्र करती हैं। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। सुंदरबन डेल्टा का निर्माण जो है गंगा और ब्रह्मपुत्र करती हैं और यह बहुत बड़ा डेल्टा है। ठीक है। यहाँ पे देखिए कुछ फैक्ट भी दिए हुए हैं। क्या आप जानते हैं सुंदरबन डेल्टा का नाम वहां पाए जाने वाले सुंदर पादपों से लिया गया? मतलब सुंदरबन डेल्टा का नाम ऐसे ही नहीं रखा गया है, वहां पे पाए जाने वाले जो पादप हैं उनसे लिया गया है। ठीक है। सुंदरबन डेल्टा जो है विश्व का सबसे बड़ा और तेजी से वृद्धि करने वाला डेल्टा है। यहाँ रायर बंगाल टाइगर भी पाए जाते हैं। सुंदरबन डेल्टा जो है वह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। तो ये भी याद रखिएगा कि इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम देखते हैं क्या दिया हुआ है, गंगा की लंबाई। तो ये चीज आप नोट कर लीजिए नोट्स में कि गंगा की लंबाई जो है 2500 किमी है। 2900 किमी सिंधु की थी, पर गंगा की 2500 किमी से अधिक है। 3.4। अब देखिए अंबाला नगर सिंधु तथा गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक पर स्थित है। मतलब कि अंबाला नगर जो है सिंधु तथा गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक पर स्थित है। अंबाला में सुंदरबन तक मैदान की लंबाई लगभग 1800 किमी है। अंबाला से सुंदरबन जो है सुंदरबन तक के मैदान की लंबाई 1800 किमी है, परंतु इसके ढाल में गिरावट
मुश्किल से 300 मीटर है, मतलब कि इसके ढाल में जो गिरावट है वह मुश्किल से 300 मीटर है। दूसरे शब्दों में कहें तो प्रति 6 किलोमीटर की दूरी पर गिरावट केवल 1 मीटर है। इसलिए इन नदियों में केवल बड़े विसर्प बन पाते हैं। ठीक है, अब चलिए हम देखते हैं ब्रह्मपुत्र के बारे में। तो ब्रह्मपुत्र के बारे में भी देख लेते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के पूर्व तथा सिंधु और सतलज के स्रोतों से काफी नजदीक से निकलती हैं। ये याद रखिएगा, इसको पॉइंट को नोट्स में नोट कर लीजिए अपने, इंपॉर्टेंट है क्योंकि। ठीक है, तो इसको आप अपने नोट्स में नोट कर लीजिए, सकते नहीं कर लीजिए। ठीक है, इसकी लंबाई सिंधु से अधिक है, परंतु इसका अधिकतर मार्ग भारत से बाहर स्थित है। जो इसकी लंबाई है सिंधु से अधिक है, परंतु इसका अधिकतर मार्ग जो है भारत से बाहर स्थित है। किसका? ब्रह्मपुत्र का। ये याद रखिएगा, इसकी लंबाई सिंधु से अधिक है, परंतु इसका अधिकतर भाग जो है भारत से बाहर स्थित है। हिमालय के समानांतर पूर्व की ओर बहती है। जो हिमालय के समानांतर पूर्व की ओर बहती, नमाचा शिखर 12वां शिखर 7,700 मीटर, जिसके बताया था उस दिन आपको, के पास से निकलकर यह अंग्रेजी के यू जैसा मोड़ बनाकर, यू आकार का मोड़ बनाकर जो है भारत के अरुणाचल प्रदेश में गार्ज के माध्यम से प्रवेश करती हैं। ठीक है, अभी आप सोच रहे होंगे गार्ज 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 क्या बार बार नाम ले रहे हैं आप। तो गार्ज के बारे में मैंने आपको कल वाली क्लास में बताया भी था, आप अगर पढ़े होंगे कल वाली वीडियो तो जान रहे होंगे। ठीक है, यहां दिहांग के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? दिहांग के नाम से जाना जाता है। किसे? जो है ये जो गार्ज मतलब कि गार्ज के माध्यम से प्रवेश करती है, इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है। तथा दिबांग, लोहित, केनुआ तथा दूसरे सहायक नदियां से मिलकर असम तथा ब्रह्मपुत्र का निर्माण करती है। असम में ब्रह्मपुत्र का निर्माण करती हैं। ठीक है, दिबांग, लोहित, केनुआ और दूसरी सहायक नदियों से मिलकर असम में ब्रह्मपुत्र का निर्माण करती हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं। तो आगे दिया हुआ है कि एक इंपॉर्टेंट फैक्ट दिया हुआ है, तिब्बत के सोपांगो एवं बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। मतलब कि ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में जो है सांगपो तथा बांग्लादेश में जमुना नाम से जाना जाता है। ठीक है, किस नदी से? ब्रह्मपुत्र नदी को। तो ये याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, अब यहाँ पे दिया हुआ है तिब्बत एक शीत एवं शुष्क क्षेत्र है। तिब्बत एक जो है शीत और शुष्क क्षेत्र है, अतः यहाँ इस नदी में जल एवं सिल्ट की मात्रा बहुत कम होती है। कहाँ पे जो है? तो तिब्बत में इस नदी में जल एवं सिल्ट की मात्रा जो है बहुत कम होती है। ये चीज समझ रहे हैं आप लोग ना? भारत में जो है, भारत में यह है वर्षा जो है वर्षा वाले क्षेत्र से होकर गुजरती है और यहाँ नदी के जल एवं सिल्ट की मात्रा बढ़ जाती है। जो वर्षा वाले क्षेत्र से होकर गुजरती है तो एवं यहाँ पे सिल्ट की मात्रा जो है बढ़ जाती है। असम में ब्रह्मपुत्र अनेक धाराओं में बहकर गंफित नदी के रूप में बहती है। जो है कई धाराओं में, मतलब ऐसे ऐसे कई धाराओं में मतलब बहती है जो है असम में। ठीक है, तो ये याद रखिएगा आप लोग। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि जो है यहाँ पे कई धाराओं में बहती है, गुंफित रूप धारण करती ना, तथा बहुत सी नदी द्वीपों का निर्माण करती है असम में। क्या आपको ब्रह्मपुत्र द्वारा बनाए गए विश्व के सबसे बड़े नदी द्वीप का नाम याद है? अगर याद है तो आप कमेंट में बताइएगा, है ना। प्रत्येक वर्ष वर्षा ऋतु में यह नदी अपने किनारों के ऊपर बहने लगती है एवं बाढ़ के द्वारा असम, बांग्लादेश बहुत अधिक क्षति पहुंचती है। ये याद रखिएगा। और प्रेजेंट टाइम में असम की कंडीशन भी बहुत ज़्यादा बुरी हो गई है, तो अगर आप लोग भी कुछ डोनेट कर सके असम में तो ज़्यादा बढ़िया होगा। ठीक है, अगर कुछ भी कर सकते हैं तो ज़रूर कुछ ना कुछ मदद आप लोग जो है असम वालों का कीजिएगा, है ना, क्योंकि वहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा प्रवासी, बहुत लाखों से ज़्यादा अधिक लोग प्रभावित हैं वहाँ पे, तो आप लोग ज़रूर मदद कीजिएगा। ठीक है, अब देखते हैं कि अन्य नदियाँ विपरीत ब्रह्मपुत्र नदी में सिल्ट विनिक्षेपण की मात्रा बहुत अधिक होती है, जिसके कारण नदी की सतह बढ़ जाती है और यह बार बार अपनी मार्ग मतलब अपनी धारा के मार्ग को परिवर्तित लाती है। मतलब कि जो है
इसका वो बढ़ जाता है और अपनी वो बार बार जो है धारा में परिवर्तन लाती है ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, तो आज जो है हम लोग हिमालय नदियों के बारे में पढ़ा। अब कल जो है हम लोग पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में। ठीक है, इसके बारे में जो है हम कल अच्छे से पढ़ेंगे। तो आज के नोट्स आप लोग नोट से डेली बनाते चलिएगा आप लोग। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।